गलबाना मोहब्बत बर्दाश्त करने के ख़ास तौर पर उस वक्त मुतहम्मिल ना हो सकते थे, इसलिए यूं आहिस्तगी से छलांग लगाई कि कहीं इस खड़के से ये वफ़ादार जानवर न जाग जाए और यूं इजहार वफ़ा का संगीत जो है वो बेगम साहिबा तक न पहुंच जाए। छलांग लगाने से पहले वो अपने पापोश मुबारक उतार कर बगल में दाब चुके थे ताकि आहट ना होने के आखिरी इम्कानात भी मादूम कर दिए जाएं। अब दीवार पर से कामयाबी से उतरकर वो अपनी मंजिल यानी अपने कमरे की तरफ रवां दवां हुए। दाएं बाएं एहतियात से देखते वो आगे को बढ़ रहे थे कि उन्हें याद आया जूते अभी भी बगल में दाबे हुए हैं और वो ज़हनी खिंचाव की वजह से वो इन जूतों को ज़्यादा भेंचे हुए थे कि जानदार अगर होते तो सांस निकल जाता। वैसे बेचारे इतने पुराने थे कि एहतजाजी आवाज़ भी ना निकाल सकते थे, वगरना नए जूते तो दूर से ही अपनी सदा से पहचाने जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की नस्ल के लोग उसमें चीकना भी डलवाते हैं। पंजाबी का एक ख़ास लफ्ज़, वो चीज़ जो उर्दू में चीखता रहता है और पंजाबी में चीखता रहता है। उसने सोचा पाकिस्तानी क्रिकेटर भी पुरानी गेंद से अच्छी गेंदें करवाते हैं, यूं हम भी पुराने जूते का फ़ायदा क्यों ना उठाएं कि ये बेआवाज़ हैं। यूं हम अपने इन गूंगे जूते का फ़ायदा, जायज़ फ़ायदा अज़दवाजी ज़िंदगी में उठा रहे हैं। नाज़रीन, कमरे के अकब में पहुंचकर अब नकब ज़नी लगाने का सोचा, मगर याद आया कि सुबह वो एहतियातन खिड़की की अंदरूनी कुंडी खोल कर गए थे ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए और सनद रहे। खिड़की को थोड़ा सा अंदर धकेला तो खुदा का शुक्र है कि वो वाकई धकेली गई, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। खिड़की खुलने की आवाज़ नहायत कम थी और अंदाज भी अदीबाना था, जिसकी वजह वो तेल था जो कि उसके कब्ज़ों में सुबह ही दिया गया था। आखिरकार अंदर दाखिल होने का आखिरी मरहला भी तय हुआ और वो साहब बिस्तर तक बग़ैर खड़के दड़के के पहुंचने में कामयाब हुए ही थे कि कमरे के बड़े घड़ियाल ने ज़ोर से टन की आवाज़ आई। ये टन सीधे उनके कानों के अलावा दिलो दिमाग में जा लगी। उन्होंने बड़े गुस्से से घड़ियाल को देखा और बड़ी घबराहट से बेगम के जस्दे खाकी पर नज़र दौड़ाई। बेगम ने ज़रा अंगड़ाई ली, उन्हें यूं लगा कि अभी दिल बाहर आया चाहता है। फिर कलाक की तरफ आजिज़ाना नज़र की, मगर घड़ियाल ने दोबारा टन कर दी। दूसरी टन पर बेगम ने कान में खुजली की, लेकिन तब तक शौहर साहब बिस्तर पर दराज हो चुके थे। उन्होंने फिर हाथ जोड़ते हुए घड़ियाल की तरफ मुंह करके मज़ीद टन ना करने की दरख्वास्त की, मगर वो बेजान ज़रूर था, बेज़बान नहीं था। उसने एक दफ़ा फिर ज़ोर से टन कर दी। उन्हें फ़ौरन सूफ़ी तबस्सुम का घड़ियाल और चूहा याद आए कि चूं चूं चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। मगर वो घड़ी तो शरीफ थी, क्योंकि घड़ी ने एक बजाया और चूहा नीचे आया। यहाँ चूँकि घड़ी की बजाय घड़ियाल था, इसलिए कम से कम उसने 3 तो बजाने थे। और फिर अगर चूहे के लिए एक दफ़ा टन होती तो क्या एक शोहर के लिए तीन मरतबा टन नहीं हो सकती थी? हालांकि 3 भी बज चुके थे। दरअसल उन्हें गुस्सा तो इस बात का था कि वो घुस बैठने के तमाम मराहिल नहायत चालाकी से तय कर रहे हैं। वैसे उन्हें डर भी लगने लगा था कि अगर किसी चोर ने ये मराहिल ऐसे ही चाबकदस्ती से तय किए होते तो आज घर में बोरिया तक ना होता। और अब जब कामयाबी उनके कदम चूम रही थी तो अचानक ये घड़ियाल उन्हें जलील करने पर उतर आया है। उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो साहब बुड़बुड़ाए, कहते यार मुझे पता है कि 1 बज गया है, फिर 3 मरतबा बताने की ज़रूरत क्या है।
اچھا تو آپ 1 بجے تشریف لا رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ کیا اٹھ بیٹھی، یوں لگا طوفان آ گیا ہے، جائیے اٹھیے اور باہر سوئیے، یہ پکڑیے اپنا تکیہ اور یہ چادر، دوسرے کمرے میں سو جائیے۔ اور بیگم میری بات تو سنو، نہیں سننی میں نے کوئی بات، دوسرے کمرے میں بھی نہیں سونا تو وہاں سو جائیے جس عورت سے مل کر آپ آ رہے ہیں۔ اس نے خالص نسوانی سوچ کے ساتھ جواب دیا، واہ بھائی واہ بیگم، تم کمال کرتی ہو، اصغر اچھا والا مرد ہے، 6 بچے ہیں اس کے، اسے تم نے عورت بنا دیا ہے، میں تو اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، تو اب بھی جا کر ادھر سو جائیے۔ وہ آوارہ گرد دوست نہ تو خود گھر میں گھستا ہے نہ دوسروں کو جانے دیتا ہے۔ یوں دیکھیے کہ ان صاحب کی کمند کہاں ٹوٹی، جبکہ دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا، بلکہ 2-4 ہاتھ لبے جام رہ گیا، بلکہ اب تو 1 آدھ ہاتھ ہی رہ گیا تھا۔